कि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो इस्लामिक स्टेट है, लेकिन इन प्रैक्टिस इट इज अ सेकुलर स्टेट। जो इंडिया में जो कवायद चल रही है हिंदू राष्ट्र की, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद मुसलमानों की कोई जगह नहीं है यहाँ। बांग्लादेश में जो है वो एक मुसलमान स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है, और वहां इन प्रैक्टिस वो एक सेकुलर मुल्क है। तभी उनके जो होम मिनिस्टर है या उनके जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है कि हम हिफाजत करते हैं, हम हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। कोई हिंदू जो है यहाँ पे मतलब उसको कुछ नहीं होगा, उसकी जान और माल की, उसकी प्रॉपर्टी की, उसकी अजमत की, उसकी बका की, सारी चीजों की जो है हिफाजत हम लेते हैं जो अवामी लीग गवर्नमेंट है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जहाँ पे 90% मुसलमान है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम पिछले कुछ हफ्तों से चेन्नई से जनाब सैयद अली मुज्तबा साहब से बात करते रहे हैं और उनकी एक्सपर्टीज साउथ एशियन मुल्कों के बारे में है और उन्होंने जेएनयू से पीएचडी की है, साउथ एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट से, और कई विदेशी मीडिया हाउसेस के लिए काम करते रहे हैं। अब भी न्यूयॉर्क से चलने वाली इंडिया ऑब्जर्वर और दूसरी कुछ वेबसाइट्स के लिए लिखते हैं। सीबीसी ऑस्ट्रेलिया के लिए काम कर चुके हैं इंडिया में, और बर्मा प्रो डेमोक्रेसी एक मीडिया है, मिज़मा, उसके लिए भी काम करते रहे हैं। बहुत सी किताबें लिखी, हम अब से पहले उनके बारे में बता चुके हैं। आज उनके साथ जो हमें बात करनी है वो भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात के बारे में करनी है। इस पर बात करने से पहले कुछ ताजा एक दो वाकयात मैं बता दूं ताकि आपको कुछ ताजा मालूमात हो जाए। वो ये कि बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हसन महमूद अभी हाल ही में कोलकाता में थे। उन्होंने एक बयान दिया है कि शेख हसीना की सरकार वहां की माइनॉरिटीज यानी हिंदुओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ज्यादा कॉशियस है, क्योंकि पिछले साल दुर्गा पूजा के मौके पर कुछ हंगामे, कुछ फसाद हुए थे। उनका कहना है कि इस बार पिछले कई सालों के मुकाबले में दुर्गा पूजा के प्रोग्राम कहीं ज्यादा हुए हैं और बहुत ही पीसफुल गुजरे हैं। उनकी तरफ से यह बयान है। एक दूसरा वाकया बॉर्डर के इस तरफ आसाम में हुआ है। अभी हाल ही में 25 अक्टूबर को वहां एक मियां म्यूजियम प्राइवेटली कुछ लोगों ने बनाया था, जिसमें बंगाली मुसलमानों, बंगालियों की कल्चर और उनसे मुताल्लिक कुछ चीजें वहां रखी गई थी। ये इल्जाम लगाते हुए कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाली इमारत थी या घर था, उसमें उन्होंने गैर कानूनी तौर पर इसको किया। आप याद रखें कि वहां बीजेपी की सरकार है और वहां मियां म्यूजियम को उन्होंने बंद कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये दो किस्म की सोच अलग अलग बांग्लादेश में, उस तरफ क्या है, इधर क्या है, कैसी नफरत को बार बार बढ़ाया गया है। मैं इसके अलावा थोड़ा सा बता दूं कि अभी कुछ साल पहले हमारे गृह मंत्री जी ने बांग्लादेश से उनके मुताबिक गैर कानूनी तरीके से आने वालों को कीड़े मकोड़े बताया गया था, टर्माइट जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। उस पर बांग्लादेश की तरफ से रिएक्शन आया था कि ये अमित शाह जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो उस वक्त होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, जो अब डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बांग्लादेश को ये वादा किया था कि हमारे यहाँ एनआरसी होगा तो आप पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद भी जब बीजेपी बंगालियों को, गैर कानूनी बंगाली भारत में रहते हैं, ये जब दोहराया गया, तो वहां के फॉरेन मिनिस्टर ए अब्दुल मोमिन ने दिसंबर 2019 में कहा था कि आप हमें लिस्ट दे दो, इलीगल जो इमिग्रेंट्स आपके यहाँ बांग्लादेश के हैं, हम उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं। बल्कि उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया था कि भारत के लोग अपनी आर्थिक स्थिति के खराब होने की वजह से काम करने के लिए लाखों की तादाद में बांग्लादेश में हैं, और उन्होंने इस हद तक कह दिया था कि एक वक्त का खाना हम उनको फ्री देते हैं। और अब अगर आप ऐसी बात करते हैं तो हम भी सख्ती करेंगे ताकि भारतीय बांग्लादेश में ना आ सकें। इस बैकग्राउंड के साथ मैं
जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब से मालूम करना चाहूंगा कि वेलकम है सर आपका, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये जो दो किस्म की सोच, दो किस्म की का रवैया दोनों तरफ से अलग अलग किस्म का है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप साउथ एशियन मामलात के एक्सपर्ट हैं, आप इसे कैसे देख रहे जी, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने हमें मतलब अपने चैनल पे मदऊ किया और हमें बोलने का मौका दिया। देखिए, बांग्लादेश और इंडिया के जो दो अलग स्टैंड्स हैं, बांग्लादेश में जो है वो मुसलमानों की तादाद जो है 90% है और हिंदुओं की तादाद 9% है। बाकी लोग जो है वो 1% में समझ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के, उन्होंने ये कहा है कि ये जो 9% है हिंदू बांग्लादेश में, जो 9% बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। ये अवामी लीग जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है। एक चीज इसमें और आपको बता दें कि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो इस्लामिक स्टेट है, लेकिन इन प्रैक्टिस इट इज अ सेकुलर स्टेट। जो इंडिया में जो कवायद चल रही है हिंदू राष्ट्र की, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद मुसलमानों की कोई जगह नहीं है यहाँ। बांग्लादेश में जो है वो एक मुसलमान स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है, और वहां इन प्रैक्टिस वो एक सेकुलर मुल्क है। तभी उनके जो होम मिनिस्टर है या उनके जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है कि हम हिफाजत करते हैं, हम हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। कोई हिंदू जो है यहाँ पे मतलब उसको कुछ नहीं होगा, उसकी जान और माल की, उसकी प्रॉपर्टी की, उसकी अजमत की, उसकी बका की, सारी चीजों की जो है हिफाजत हम लेते हैं, जो अवामी लीग गवर्नमेंट है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जहां पे 90% मुसलमान हैं। अब उसके बरक्स अब आ जाइए, हेमंता विश्वास जो हमारे हैं, इनको पॉपुलरली आसाम में मामा जी कहलाते हैं। ये जो लोकल लोग हैं उनको मामा जी कहते हैं, मामा जी के नाम से वो मशहूर है वहां पे। तो जैसे हमारे यूपी में नेताजी हैं जिनका अभी देहांत हो गया, तो मैं ये कह रहा था कि उसी तरह से वो मामा जी कहलाते हैं। अब वो जब तक कांग्रेस में थे तब तो उनके दूसरे राग थे, अब जब वो बीजेपी में जब से आ गए हैं तो वो एक तो टोटली एंटी मुस्लिम हो गए हैं, दूसरा वो टोटली एंटी बांग्लादेश हो गए हैं। अब उनका यही काम है कि वो बांग्लादेशियों के अगेंस्ट में जहर घोल रहे हैं, और वो सारे एनआरसी और क्या रजिस्टर और क्या सिटीजनशिप, ये सारी चीजें वो लेके आ रहे हैं। और वहां पे वो हर दिन उनका, अगर आप उनको फॉलो करें मतलब हेमंता विश्वास को, तो उनका यही चल रहा है कि वो एंटी बांग्लादेश एक मुहिम छोड़े हुए हैं अपने अपने स्टेट में। वो मौलानाओं को लेके पकड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं ये सब के सब जो हैं टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, अलकायदा से मिले हुए हैं। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर है, जो कि आसाम का जो है 2000 से ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश से। तो ये समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो इंडिया और बांग्लादेश के जो नेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा घनिष्ठता आ गई है। अगर पूरे साउथ एशिया में अगर आप देखें तो इंडिया और बांग्लादेश की जो मतलब कहते हैं कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, वो सबसे ज्यादा आज जो फ्लरिश कर रही है, वो ना ही श्रीलंका के साथ कर रही है, ना ही नेपाल के साथ कर रही है, बल्कि बांग्लादेश के साथ कर रही है। लेकिन जो मेन मुद्दा बांग्लादेश के साथ और इंडिया के साथ है, वो यही है कि इलीगल बांग्लादेशी जो है यहाँ घुसपैठ किए हुए हैं। वो किरण रिजिजू साहब जो है वो दिल्ली में कह रहे हैं कि 25 लाख बांग्लादेशी हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। जब वो बांग्लादेशियों ने कहा कि आप हमें उसका रिकॉर्ड दीजिए, हमें उसका वो कीजिए, उनके पास कोई मतलब जवाब नहीं है। और भी बहुत सारे मिनिस्टर हैं, जब चाहते हैं बांग्लादेश को वो पंचिंग बैग बनाए हुए हैं, और बांग्लादेशी घुसपैठी चल रहा है। इसके साथ एक और पॉइंट इसी में ऐड कर दे कि देखिए अभी जो है वो इंडिया और बांग्लादेश, तो आपको मालूम है कि कैसे बॉर्डर है। बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल था, और अब जो है वो बांग्लादेश हो गया है। तो तीन तरफ जो है वो बांग्लादेश के वो हिंदुस्तान है, एक तरफ जो है वो हिंद महासागर है। तो तीन तरफ से जो है वो बॉर्डर खुला हुआ है इंडिया का, 5000 से ज्यादा किलोमीटर बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश का। अब इस पे जो है हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लगे हुए हैं कि बांग्लादेशी अगर कोई आए तो रुके। तो बॉर्डर किलिंग जो हो रही है वो बहुत बड़ा इशू है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में।
करीब करीब 5,000 का फिगर बांग्लादेशी दे रहे हैं, जो कि गए 10 साल के अंदर अंदर जो है ओवर 5,000 पीपल बांग्लादेशी जो है वो मारे जा चुके हैं इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर। यह भी एक इश्यू है कि इसके ऊपर क्यों नहीं बांग्लादेश जो है इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट करे, कोई उसके साथ संधि करे कि जान की जो जान का जो लॉस होता है, और ज्यादातर लोग जो है वो बांग्लादेशी हैं। तो ये दो इशू जो हैं, एक तो जो आपने कहा कि गैर कानूनी जो बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं और उनके साथ जो ट्रीटमेंट है, और टोटल बांग्लादेशी की जो ट्रीटमेंट है इंडिया में, वो मतलब आप समझ लीजिए कि एक जानवर से भी बदतर है। और ये बांग्लादेशी जो बॉर्डर पे जिनकी किलिंग हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, जो बांग्लादेश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बयान दिया कोलकाता में, उसमें एक बात कही है जो बहुत ही अहम है। उन्होंने कहा कि सरकारी ताल्लुकात तो जो अपनी जगह, लेकिन पीपल टू पीपल रिलेशन जो हैं वो इन आपसी ताल्लुकात को फ्लरिश करने में बड़ी मदद करते हैं और हमारे दोनों मुल्कों को नजदीक लाने में मदद करते हैं। लेकिन भारत की तरफ से सिवाय प्रधानमंत्री जी के शेख हसीना के बीच में मुलाकात के अलावा कभी बांग्लादेश एक मुल्क के तौर पर, वहां की आवाम के तौर पर, उनके साथ वो जो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता जो नजर आना चाहिए, वो उस तरह से नजर नहीं आता। क्योंकि मैं भी एक बार बांग्लादेश गया हूं और वहां भी लोग आमतौर पर कहते हैं कि जिस तरह से आपके यहाँ उस जमाने में तकरीबन 10 साल, 12 साल पहले, 15 साल पहले, कि जिस तरह से चीन का सामान आपके यहाँ है, इसी तरह से भारत का सामान इलीगल बांग्लादेश में आता है और हमारी इकोनॉमी तबाह कर रखी है भारत ने। तो ये दोनों चीजें किस तरह से हैं? हम क्यों नहीं उनको एक अच्छे मोहब्बत से पेश क्यों नहीं आते? आखिर उसमें हमारा नुकसान क्या है? देखिए, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अब मैं चीन की इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूं, तो चाइना जो है वो अब बुरी तरह से बांग्लादेश में आ चुका है। और ये जो इसकी एंट्री हुई है, ये 2014 से हुई है, कोई बहुत लंबा अरसा नहीं है। हालांकि ताल्लुकात तो मतलब मुल्क और मुल्क के बीच में होते ही रहते हैं, मतलब ये तो बहुत पुरानी मतलब दास्तान है। लेकिन जो चाइना का एंट्री जो हुआ है बांग्लादेश के अंदर, वो लगभग 2014 के आसपास, क्योंकि 2014 में ही बांग्लादेश का इलेक्शन हुआ था और शेख हसीना जो है वो दूसरी बार मतलब वहां पे पावर में आई, और वो बांग्लादेशियों का कहना है कि वो इलेक्शन जो है वो रिग्ड हो गया था। और शेख हसीना जो आई हैं वो मतलब पॉपुलर मैंडेट पे नहीं आई हैं, बल्कि मतलब लोगों के जो मैंडेट थे उसके खिलाफ इलेक्शन को रिग करके आई हैं। और इंटरनेशनल बॉडी ने जो है उस इलेक्शन के ऊपर बहुत तनकीद की थी। और इंडिया ने भी जो है, जब वो मोदी सरकार आ गई, मनमोहन सरकार चली गई और ये जो रिग्ड हुआ था, ऐसा कहना है मतलब बांग्लादेशी मीडिया का कि वो इंडियन पैसों से हुआ था, इंडियन पैसों से वो रिग्ड हुआ था। इंडिया ने फाइनेंस किया था शेख हसीना के गवर्नमेंट को और उस पैसे से जो है वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो जीती थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि मोदी साहब आ गए इख्तियार में, बीजेपी तख्ता पलट गया, बीजेपी सरकार आ गई। बीजेपी ने जो है वो अपना पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने कहा कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले हैं शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को और उनसे कोई हमारा लेना देना नहीं है। और इंटरनेशनल प्रेशर ये था कि वो इलेक्शन शायद कैंसिल हो जाता, लेकिन चाइना ने जो है आकर के वहां वीटो कर दिया और चाइना खड़ा हो गया शेख हसीना के पीछे और कहा कि नहीं, ये सरकार सही है और हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो एक समझ लीजिए वीटो पावर, दूसरा के इंटरनेशनल पावर, वो जब समर्थन देगा कि ये सरकार सही है, तो सारी जो बांग्लादेश के अंदर जो चूचू हो रही थी वो खत्म हो गई। और उसके बाद से चाइना की एंट्री शुरू हो गई और अभी तक वो एंट्री चल रही है। तो इसको ये समझने की बात है। 2018 का भी इलेक्शन जब हुआ है, उसके लिए भी यही था कि वो चाइना के पैसों से लड़ा गया है। तो अब ये आप इसको समझ सकते हैं, ये खबर जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये हिंदुस्तान में नहीं चल रही है, ये बांग्लादेश में चल रही है।
और जो बांग्लादेश की अपोजिशन है और वहां के जो बड़े बड़े लोग हैं गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां के प्रोफेसर हैं, सहाफी हैं, वो इस बात की तख्त है कि 18 का भी इलेक्शन जो है वो चाइना ने फंड किया था। तो अब हालात ये है कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में चाइना का दखल है, ना कि इंडिया का दखल है। ये बहुत बड़ी बात बांग्लादेश कर की रहे हैं। पॉलिटिक्स मैं जी, आपको अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अब से पहले जो मुस्तफा साहब से हमारी बात हुई, श्रीलंका के बारे में हुई, नेपाल के बारे में हुई, हम एक एक मुल्क जो हमारे साउथ एशियन मुल्क हैं उनके और भारत के ताल्लुकात पर हम बात कर रहे हैं। अब से पहले भी आपने श्रीलंका में भी और नेपाल में भी चीन के बढ़ते असर की बात कही थी, और आपने तकरीबन एक बात ये कही थी कि गले में एक तरह से वो नेकलेस जो है वो चीन का नेकलेस भारत के गले में पड़ रहा है भारत के इन्फ्लुएंस की वजह से। बांग्लादेश जिसको भारत ने अलग मुल्क बनाने में मदद की थी, यानी अगर भारत मदद ना करता, इंदिरा गांधी मदद ना करती, हमें याद है हमारे बचपन में बाकायदा स्कूल फीस के साथ में भी कुछ पैसा दिया जाता था बांग्लादेश फंड के नाम से, बस के टिकट में, रेल के टिकट में, यानी पूरे भारत ने कुर्बानी दी थी बांग्लादेश को एक मुल्क के तौर पर खड़ा करने में। अब आखिर ऐसा क्या क्या कुछ है? ये बात बहुत ही समझने वाली है कि वो मुल्क जिसे यानी हमारे एहसान में होना चाहिए, हालांकि वो ठीक है, सियासी तौर पर बहुत सी चीजें होती हैं, आखिर अब बांग्लादेश हमसे दूर क्यों जा रहा है, चीन के नजदीक क्यों जा रहा है, हालांकि तीन तरफ से भारत का बॉर्डर उससे मिलता है। जी, इसका जवाब ये है कि आज भी बांग्लादेश जो है वो हिंदुस्तान को इसका शुक्रिया करता है कि उसने उसको आजाद कर दिया पाकिस्तान के शिकंजे से। और अब जो बांग्लादेश है ये कोई 50 साल, उसके पिछले 2021 में उसके 50 साल पूरे हो गए। हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे, जो उन्होंने वहां उनको करने के लिए 6-7 लोगों की कुर्बानी भी ले ली उन्होंने अपने, मतलब वहां पहुंचने के बाद लोगों की जब उनका जो रेजिस्टेंस हुआ तो बांग्लादेशी फोर्सेस ने अपने ही लोगों को जो है मारा मोदी साहब को आगे करने के लिए। तो वो तो खबर सबको मालूम है। उसके बाद हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट हैं गोविंद साहब, वो भी दिसंबर में गए थे, तो पिछले साल उनका 50 साल पूरा हो गया बांग्लादेश का। अब इन 50 सालों का जो लेखा जोखा ये है कि इन 50 साल में बांग्लादेश जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से अब डेवलपिंग कंट्री के कतार पे आ गया है। और बांग्लादेश की जो प्रोग्रेस है वो 50 साल में अगर कोई देखे तो इतनी फिनोमिनल हो गई है कि वो अब एक कंट्री की तरह, जो कि एक इंडिया का प्रोविंस का भी आधा पार्ट था, इंडिया के एक प्रोविंस का आधा पार्ट था, अब वो बड़ा खड़ा हो गया है इतने कद पे कि अब वो इंडिया के साथ साथ खड़ा हो गया है। तो इस 50 साल में जो है बांग्लादेश ने फिनोमिनली मतलब प्रोग्रेस किया है, जिसके लिए बांग्लादेशी बहुत मशकूर है, बहुत ममनून है कि अगर ऐसा इंडिया नहीं करती तो हम तो वहीं के वहीं रह जाते और हमारा कोई नहीं। और इसका अगर आप मतलब मुजाहरा देखते हैं तो आप कलकत्ते में जाके देख लीजिए, घूम के देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में जाके देख लीजिए, और फिर उसके बाद बांग्लादेश में जाइए, ढाका में देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया के डेवलपमेंट का क्या मतलब छाप है और बांग्लादेश की डेवलपमेंट का क्या छाप है। तो आपको ये समझ में तो बहुत तरह से आ जाएगा कि इंडिया ने बहुत बड़ा एहसान किया है। बल्कि जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं और जो थिंकर्स हैं और जो यहाँ के मतलब इस बात के जानकार हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं इंदिरा गांधी को कि आपने किस स्ट्रैटेजी से बांग्लादेश को बनवा दिया। ये तो बिल्कुल एंटी इंडिया के फोर्सेस को आपने लाके वहां खड़ा कर दिया आपने, और ये बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली जो है बिल्कुल जीरो, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए और हिंदू जो है वो मुसलमान को फतह कर लिया। ये सब चीजें जो है वो भाषण में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब स्ट्रैटेजी की बात आती है, जब जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, तो ये जो यहाँ के जो जानकार हैं उनका कहना था कि अगर आप ना बनाते तो इंडिया ज्यादा अच्छे पोजीशन में होती बन के बांग्लादेश बना देने के बाद। अब बांग्लादेश बनाने के बाद इंडिया ने सरजद मोल ले लिया। तो अब यहाँ पे जो आपका सवाल है कि आखिर क्या हो गया,
अब इसके साथ ये हुआ कि जब ये इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई तो इनके पर निकलने लगे। जब पर निकलने लगे तो उनको ये लगने लगा कि हम तो भाई इंडिया के नेबर जरूर हैं, 2/3 बॉर्डर हमारे मिलते हैं, लेकिन हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम सॉवरेन स्टेट हैं, हम इंडिया पे क्यों डिपेंडेंट रहें? हम दुनिया को भी तो देखें और भी जगह देखें। तो इंडिया जो है वो एक लंबे मुद्दत से 71 से पहले भी और 71 के बाद भी वो बांग्लादेश पे अपना दबदबा रखा हुआ था, अपनी एम्बेसी के थ्रू, अपने जो लोग हैं। और क्योंकि बांग्लादेश जो है वो आपको कई बार भी बोल चुका हूं, वो तो इंडिया का ही पार्ट था ना, मतलब वो इंडिया का ईस्ट बंगाल था वो। तो वहां पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, वहां लोगों के वो हैं जो मतलब इंडिया अपने 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 मतलब लोगों को छोड़े हुए हैं, वहां के गवर्नमेंट में इंडिया के लोग हैं, वहां के मीडिया में इंडिया के लोग हैं, वहां मतलब हर जगह इंडिया के लोग हैं वहां पे। तो ये चीजें तो आपको मालूम ही है। तो अब क्या हुआ कि जो वहां के जो लार्जर लोग हैं उनको ये समझ में आया कि मतलब इंडिया ही हमारे लिए एक मतलब सोर्स नहीं हो सकता, और भी कोई सोर्स हो सकते हैं। और ये मौका जो है वो 2014 का इलेक्शन प्रोवाइड किया, जबकि चाइना ने पैसे दिए और चाइना से के पैसे से शेख हसीना जो है वो जीत गई। अब यहाँ पे ये बात आती है कि शेख हसीना जो है वो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव है कि चाइना की रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत से लोग कहते हैं हिंदुस्तानी हम खुश हैं कि वो तो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव है, वो इंडिया के खिलाफ तो जा ही नहीं सकती है। लेकिन वहां जो है वो चाइना के ऊपर इतना प्रेशर पे है कि वो मतलब चाइना के खिलाफ भी नहीं जा सकती है। तो ये सिचुएशन अभी है बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, जो बीजेपी का इलेक्शन प्लैंक अक्सर इस्तेमाल होता रहा है, अवैध बांग्लादेशी मुसलमान, दिल्ली में भी हर जगह जहां भी उनका दिल चाहता है वो ये कहते रहे हैं। लेकिन जब से बांग्लादेश ने लिस्ट मांगी है कि बांग्लादेशियों की जो गैर कानूनी है उनकी लिस्ट आप दो, इधर से पूरी खामोशी हो गई। तो क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश ने बीजेपी को एक तरह से काफी बड़ा सियासी नुकसान भी पहुंचाया है कि एक अच्छा खासा बड़ा इशू था? हमें याद है पिछले 15-20 साल में अगर आप देखें तो हमेशा बांग्लादेशी की बात होती रहती थी, अब वहां खामोशी है। तो यह सब कुछ क्या झूठ ही था? क्या इसको पूरी तरह से झूठ ही माना जाए? जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से मिलते हैं कभी नहीं उठाते ये सवाल कि बांग्लादेशी यहां पर हैं उन्हें आप ले जाओ। जब मिनिस्टर्स मिलते हैं तब कभी नहीं उठाते। लेकिन पॉलिटिकल रैलियों में बीजेपी हमेशा ये इशू उठाती रही है। अब वो इशू भी शायद खींच लिया है बांग्लादेश ने। अब आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, मेरा ये समझना है कि ये जो इशू है ये हमेशा जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के जमाने में जब वो मतलब कैंपेन वगैरह शुरू होता है तो ये इशू आ जाती है यहाँ पे इंडिया में। दूसरा ये इशू जबकि वो जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो अपोजिट पार्टी है खालिदा जिया की, वो अगर आ जाती है वहां पे पावर में तो यहाँ हिंदुस्तान में ये राग शुरू हो जाता है एंटी बांग्लादेश। लेकिन शेख हसीना के कार्यकाल में जो हम देख रहे हैं ये 2014 से या 2008 से ये इशू जो है इंडिया में दबा हुआ है। और मेरा अपना मौकफ ये है कि ये बैक चैनल डिप्लोमेसी की वजह से, और बैक चैनल मतलब इससे एक बात में अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये मुद्दा जो है हर दिन जो है वो अखबारों में और टीवी में चलता रहता है, इसको आप बंद करें। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन ये मुद्दा इन लोगों ने भी कहा कि जब हमें इलेक्शन जीतना होगा तब आप हमें मत रोको, क्योंकि हमें इलेक्शन जीतना है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ भी एक जमाने में यही बात थी, बल्कि वो पाकिस्तान का तो अलग ही मसला है। वो तो इंडिया में किसी ने कहा था कि हम जो है दुनिया के सफे से जो है पाकिस्तान को बम मार करके, न्यूक्लियर बम मार करके जो है हम खत्म कर देंगे। इस तरह के स्टेटमेंट आए थे मतलब इलेक्शन में। ये भी इशू वहां पे उठा था। और ये फिर जो है मतलब हायर लेवल मिनिस्ट्री के लेवल पे और फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे कि इस तरह के जो स्वर आप चला रहे हैं इसको बंद करें आप। तो मुझे लगता है कि शायद इसी तरह की कोई एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है गवर्नमेंट लेवल में कि अब आप बांग्लादेश का जो रिटोरिक है उसको बंद कीजिए और इसको सिर्फ आसाम और बंगाल तक ही रहने दीजिए। ऑल इंडिया लेवल पे जो है आप पंजाब में जाकर के और बिहार में जाकर के और मध्य प्रदेश में जाके एंटी बांग्लादेशी सेंटिमेंट्स नहीं कीजिए। ये मेरा अपना मानना है, और कहां तक सही है या कहां तक गलत है ये तो लोग समझेंगे।
आपने चूंकि हल्का सा पाकिस्तान का जिक्र किया तो मैं भी हल्का सा उसमें एक जिक्र कर देता हूं कि एक जमाने में यहाँ दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमिश्नर अशरफ जहांगीर होते थे, मुझे अगर याद हो तो। वो उन्होंने बाकायदा कई पब्लिक उसमें गैदरिंग में मौके पर कहा कि साहब, मैं अक्सर जब भारत के अखबार देखता हूं तो उसमें अक्सर ये कहा जाता है कि आईएसआई ने भारत में यहाँ बम धमाका कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो मुस्कुरा करके कहने लगे कि मुझे हंसी आती है और मैं सोचता हूं कि चलो कहीं तो आईएसआई कुछ कर रही है। और अब उसका नाम भारत ने भी लेना बंद कर दिया है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला अब तकरीबन खामोश हो गया है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों अमेरिका के दोस्त हैं और शायद वॉशिंगटन में दोनों को बिठा को ये बात समझाई गई हो। बहरहाल ये एक रेफरेंस के अलग अलग एक चीज थी जो मैंने जिक्र कर दिया। अब आप ये बताइए कि बांग्लादेश में बढ़ते हुए चीन का असर भारत की सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर क्या कुछ पड़ रहा है, क्या कुछ हो सकता है? जी, ये बहुत अहम सवाल है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि चाइना कितनी हद तक बांग्लादेश के अंदर पहुंच चुका है। पहली बात यह है कि ये अब मैंने आपको बेंचमार्क बताया 2014 से लेकर 2022 तक बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि बांग्लादेश में जब वो बनने पर आए थे तो उसमें भारत का ही दबदबा था और ये था कि ये प्रोजेक्ट भारत को ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल सिलहट एयरपोर्ट जो अभी बन रहा है चाइनीज के पैसों से और चाइनीज उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रही है, वो भारत को जाना था। और जब तक कि उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, इंडिया के जो सफीर है वहां पे, वो लोग ये सोच रहे थे कि ये तो हमारे पॉकेट में है, ये तो प्रोजेक्ट हमारे पास आएगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट हसीना वाजिद ने चाइना को दे दिया। अब वो जनरल उस्मानी एयरपोर्ट जो है, उसका नाम है जनरल उस्मानी एयरपोर्ट। जनरल उस्मानी जो है उनका वही मुकाम है बांग्लादेश में जो मुकाम सैम मानिकशाह का हिंदुस्तान में है। वो वहां के बानी थे बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के, जनरल उस्मानी, उन्हीं के नाम पर वो सिलहट एयरपोर्ट बन रहा है, वो चाइना बना रही है। दूसरा जो एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट है वो है चिट्टागांव पोर्ट के ऊपर, जहां पे एक सबमरीन पोर्ट बन रहा है, जहां के सबमरीन जो है वो डॉक करेंगे और वहां पे जो है रहेंगे। अब ये सबमरीन जो है जो पोर्ट है, ये बहुत ही मतलब कहने का मतलब है कि डिफेंस रिलेटेड मैटर से इंडिया के लिए जो है खतरा हो सकता है। इसलिए कि वहां हो सकता है कि चाइना बनाते बनाते अपनी कोई सबमरीन ला करके वहां डॉक कर दे। चाइना ने ये किया था कोलंबो पोर्ट पे 2014 में, और 6 महीने तक उनकी सबमरीन जो है वो कोलंबो पोर्ट पे स्टेशन रही थी। उसके बाद भारत के प्रेशर पे उन्होंने जो है उसको हटा लिया। तो वो सबमरीन का जो पोर्ट है उसका डेवलपमेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें भारत ने मतलब चाइना को हटा दिया बांग्लादेश से, वो था सनोडा पोर्ट, जो कि डीप सी वाटर पोर्ट है। बांग्लादेश के पास अभी तक कोई डीप सी वाटर पोर्ट नहीं है। डीप सी वाटर को समझने के लिए ये समझ लीजिए कि जैसे गदार बन रहा है वहां पे, गदावर, अब क्या कहते हैं उसको आपको, पाकिस्तान में गवादर और हवन टोटा, ये सब डी सी पोर्ट है। यहाँ पे जो है जो बड़े बड़े शिप हैं, बहुत बड़े बड़े कार्गो लेकर के वो आके आराम से वहां डॉक कर सकते हैं और वहां से गुड्स जो है वो लैंड में जा सकते हैं। तो सनोडा पोर्ट का पहला क्लेम जो है वो 2006 वगैरह से चल रहा था, लेकिन बांग्लादेश ने दे दिया चाइना को। लेकिन फिर इंडिया बीच में आ गया और इंडिया ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। जो आपने कहा था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, तो अब आप समझिए कि उधर हवन टोटा है, उधर गवादर है, इधर सनोडा है। तो ये 3-3 पोर्ट जो है वो चाइना के अगर जेब में है तो इंडिया की स्ट्रेटेजी और इंडिया का डिफेंस क्या करेगा। तो ये हालांकि वो पोर्ट स्क्रैप हो गया, अब एक दूसरा पोर्ट बन रहा, बांग्लादेश ने उसको इन्वायरमेंटल इशू लगा करके उसको स्क्रैप कर दिया, चाइना के पास नहीं है। अब जापान जो है वो बना रहा है, जिसकी परमिशन इंडिया ने दे दी है, क्योंकि जापान जो है इंडिया का फ्रेंडली मुल्क है। तो उनका डीसी पोर्ट जो है वो बन रहा है, उसी से 25-30 किलोमीटर दूर कोई एक जगह है, नाम में से निकल रही है। तो ये चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। जो सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट चाइना का वो ये है कि पूरे आर्म फोर्सेस के जो टैंक्स हैं, असलाह हैं, बंदूक हैं, गोलियां हैं, इवन एयरक्राफ्ट जो हैं या जेट हैं, वो सब चाइना सप्लाई कर रही है। और पूरे उसका जो डिफेंस का जो सप्लाई है, जैसे इंडिया का पूरा डिफेंस का सप्लाई रशिया से आता है, बांग्लादेश की पूरी डिफेंस सप्लाई जो है वो इंडिया से नहीं आती है। इसलिए नहीं आती है कि इंडिया खुद अपना कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है
वो थर्ड कंट्री से जो इंपोर्ट करता है, और जो इंपोर्ट करता है उसको अगले कंट्री को इंपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए उनकी संधि होती है कि आप अपने कंज्यूम कीजिए, दूसरे को आप नहीं दे सकते हैं। तो अब इंडिया क्योंकि आर्म्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, बहुत सारे एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत सारी चीजें, लेकिन जो उन्हें चाहिए वो नहीं कर रहा है। तो बांग्लादेश ने संधि कर लिया है चाइना से, यहां तक के जो हार्डवेयर है, जैसे मान लीजिए बंदूक है, उसकी गोली कहां बनेगी, तो वो गोली क्या मतलब चाइना से आएगी, तो उसकी फैक्ट्री जो है वो लगा दी है वहां पे बांग्लादेश में उन्होंने। तो उसके जितने भी हार्डवेयर हैं वो सारे के सारे बांग्लादेश में मतलब मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और ये भी मैं कह दूं कि उनके बांग्लादेश के मिनिस्टर्स हैं या बांग्लादेश की तरफ से जो भी कुछ स्टैब्लिशमेंट है उनकी तरफ से ये बयान आया है कि 1971 का जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आज 2022 में या 2020 में बांग्लादेश नहीं है। वो इतना काबिल है कि वो लैंड और सी से अपनी टेरिटरी को हिफाजत कर सकता है। ये उन्होंने खुल के कह दिया कि लोग जो ये खुशफहमी में बहुत सारे हैं कि जैसे हम वॉक ओवर कर गए थे, आज के डेट में अगर कोई इंडिया बांग्लादेश की युद्ध हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाएगा तो वो 91 का 71 की सिचुएशन नहीं है। इसमें यहां तक यह है कि बीजिंग और ढाका दोनों ने एक संधि की है ट्विन सिस्टर सिटीज की। ये भी एक बड़ा बड़ा ट्विन सिस्टर्स हैं ढाका और बीजिंग। आप जानते होंगे कि अब ढाका में आपको चाइनीज खाने आराम से मिल रहे हैं और वहां पे आप होटलों में जाएं तो चाइनीज खाने खाएं आप। मैं खुद गया हूं बांग्लादेश। तो कभी कभी कुछ जो जानने वाले जर्नलिस्ट या कुछ सियासी किस्म के लोग, तो वो खाने पे रेस्टोरेंट में जहां भी जाकर के देखें वो चाइनीज खाने और उसमें चिकन वगैरह मिक्स करके, तो मैं अक्सर उनसे मजाक करता था कि यार तुमने उर्दू और बंगाली के फर्क को इतना ज्यादा किया कि हमारे जो जो मुगलई खाने हैं दिल्ली वाले वो सब आप भूल गए और चाइनीज खानों को ऐसे मिक्स कर करा करके अपना उसको इस्लामीकरण कर रहे हो उस खाने का। तो ये वाकई उनका इन्फ्लुएंस बहुत अरसे से देखने में आ रहा है वहां के रेस्टोरेंट में, वहां के घरों के अंदर। तो ये एक है। जी आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। नहीं, मैं इन सब ये सब जो चीजें चल रही है बांग्लादेश में, इसके साथ साथ दो तीन चीजें और बहुत चल रही हैं कि बांग्लादेश में दो चीजें हो रही हैं। एक, हिंदुस्तान का या भारत का बहुत क्लोजनेस बांग्लादेश से बढ़ रहा है, और ये क्लोजनेस मैं क्रेडिट दूंगा अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की, क्योंकि जितनी क्लोजनेस ये 2014 से और अभी तक दिखाई पड़ रही है ये पहले के दिनों में नहीं थी। और या तो ये कहिए कि हमारे प्रधानमंत्री चाइनीज के प्रेशर में क्लोजनेस डेवलप कर रहे हैं बांग्लादेश से, या उनकी अपनी जो है मतलब छवि है जो बांग्लादेश में जा रही है। पहला तो उन्होंने ये है कि जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट कर लिया है, 106 से ज्यादा जो है वो मतलब जगह थे जो कि एक्सचेंज हो गए 2015 में। जो बांग्लादेश की जगह थी वो इंडिया में थी, इंडिया की जगह जो बांग्लादेश में थी, वो अभी तक 1971 से या 1947 से वो मतलब डिस्प्यूटेड थी कि ये हमारा है कि हम आपका है। तो वो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो है 2015 में मोदी जी के कार्यकाल में वो हो गया, और बांग्लादेशी जो है वो बांग्लादेश के एरिया में है, जो इंडियन है वो अब इंडियन, उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सचेंज कर लिया। तो ये बहुत बड़ा लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो है जो बहुत ही अहम मुद्दा है, जो कि कुछ हद तक सॉल्व हो गया है या बल्कि सॉल्व हो चुका है। ये बड़ा बड़ा मसला है। यहाँ तक कि 6 या 7 किलोमीटर की एक और टेरिटरी थी जिसमें भी संधि हो गई है कि क्या डिमार्केशन है, क्या लाइन है, किधर बांग्लादेश है किधर इंडिया है। तो ये लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो है ये बहुत बड़ा मतलब वो है। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है मतलब मैरीटाइम, मतलब जो समुद्री बाउंड्री है वो भी संधि हो गई है। वो संधि इंडिया और बांग्लादेश ने नहीं किया था, बल्कि वो उसके लिए बांग्लादेश जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था। हेग में आर्बिट्रेटर है वो, हेग जो जगह है वहां पे मुकदमा चला था, और उसने बांग्लादेश के फेवर में वो दे दिया कि ये डिमार्केशन जो है वो मैरीटाइम डिमार्केशन है, जिसको इंडिया ने मान लिया और रेजिस्ट नहीं किया और कहा कि नहीं ये जो दिया है। तो किसी हद तक जो लैंड बाउंड्री जो होती है सी की बाउंड्री, उसमें भी जो है भी आ गई है मतलब एक कंसेंसस।
अब इसके साथ साथ जो है इंडिया एक और बहुत बड़ा काम कर रही है, जो अभी आपने मुद्दा उठाया था बांग्लादेशी घुसपैठी की और बांग्लादेशी मतलब लोगों की एंट्री के लिए। तो ये मामला तो अभी का नहीं है, ये तो काफी जमाने से चला आ रहा था। तो इस पे जो गवर्नमेंट लेवल जो नेगोशिएशन हो रहा था, तो बांग्लादेशियों वालों का मौक़िफ़ था कि ये जो हमारे नागरिक हैं, ये हिंदुस्तान क्यों जाते हैं? वो इकोनॉमिकली इतने ज्यादा मतलब मजलूम है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, या तो समुद्र में जाए और या हिंदुस्तान में जाए। समुद्र में जाएंगे तो मर जाएंगे, हिंदुस्तान में जाएंगे तो सरवाइव कर जाएंगे। अगर सरवाइव कर जाएंगे तो जिंदगी और मौत का मतलब उनके साथ जो झगड़ा था, तो उसको निपटने के लिए इंडिया ने बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट खोले हैं, जिसमें दो प्रोजेक्ट जो बड़े-बड़े हैं वो आपको बता दूं मैं। एक तो मोंगला पोर्ट पे जो है वो अडानी साहब अपना एक पावर प्लांट लगाए हुए हैं, और एक अंबानी साहब जो हैं वो एक और जगह पे वो जो है वो भी पावर प्लांट लगाए हुए हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बांग्लादेश के अंदर, और उसमें हजारों की तादाद में बांग्लादेशी जो है वहां पे काम करते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है। तो इंडिया जो है अब उनको रोकने के लिए अपने प्रोजेक्ट वहां लगा रहा है, ताकि उनके लोग को नौकरी मिल सके वहां पे। ये बड़ा एक इंडिया ने जो है बांग्लादेश को जो इमिग्रेशन, जिसका इमिग्रेशन यहाँ जो हंगामा करते थे, इसको सॉल्व करने के लिए ये एक तरीका अपनाया है, जो कि बांग्लादेश के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। इंडिया जो है वो असम से सिलीगुड़ी से हाँ शायद एक पाइपलाइन उसने बिछा दिया है, जो कि डीजल प्रोवाइड करता है थ्रू पाइप टू बांग्लादेश। अब वो शिप से या ट्रक से नहीं जाते हैं, वो आसाम के जो रिफाइनरीज हैं वहां से सीधा पाइपलाइन से चला जाता है। 15 साल की संधि हो गई है, इतने बैरल जो है वो तेल जो है वो बांग्लादेशी लेंगे वहां से। तो ये सब काम जो है इंडिया कर रहा है, मतलब बांग्लादेश को अपने नजदीक लाने के लिए और चाइना को वहां से दूर करने के लिए। लेकिन क्या इंडिया सक्सेसफुल होगा और बांग्लादेश को जो है मतलब बांग्लादेश को जो है अपने खेमे में करेगा, यही जंग वहां चल रही है। ये बहुत ही अहम है। ये सोशल मीडिया की बहरहाल मजबूरी है कि बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकते हम, तकरीबन 35 मिनट की हम बात कर चुके हैं। आपने बहुत से फैक्ट्स एक जगह इकट्ठे करके ये आपने ये भी बताया कि चीन का इन्फ्लुएंस किस हद तक बढ़ रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स जो भारत को मिलने वाले थे वो चीन को मिले हैं, लेकिन भारत भी अपनी सतह पर बांग्लादेश के साथ बहुत से मामलात हल कर रहा है, जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट उन्होंने हल किया, मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट हल किया, घुसपैठ वाले मामलात को भी हल करने की कोशिश की, एक डीजल की पाइपलाइन भी। तो वो बहरहाल एक आजाद मुल्क है, वो चीन और भारत के सामने वो किसको चूज करता है और ज्यादा आगे कदम बढ़ाने के लिए, वो उसका फैसला होगा। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है। आपके अब तक की बातचीत के मुताबिक, जो हमने अब से पहले आपसे श्रीलंका के बारे में, नेपाल के बारे में भी बात की, भारत के जो चारों तरफ अपने दोस्त नजदीकी मुल्क हैं, सार्क, उन मुल्कों में चीन का इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ रहा है। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सूरत हाल बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी। आप कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? बस एक मिनट टाइम दूंगा। ये सारे साउथ एशिया के जो मुल्क हैं, जैसे जिससे हमने आपके साथ डिस्कस किया है, श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सारे साउथ एशिया भी, अब मैं आगे जब डिस्कस करूंगा तो म्यांमार पूछूंगा और भूटान पूछूंगा, यहाँ भी चीन के की पहुंच चुके हैं। तो अब जो साउथ एशिया की एक नैरेटिव जो चल रही है, वो एक ट्रायंगल बन गया है। बांग्लादेश, चीन और इंडिया, नेपाल, चीन और इंडिया, श्रीलंका, चीन और इंडिया। अब ये सारी चीजों में इंडिया और चाइना और जो कंट्री है वो है। अब पहले क्या था, जबकि चीन की एंट्री नहीं थी तो सिर्फ भारत और वो कंट्री था, बांग्लादेश था या नेपाल था, और कोई नहीं था। लेकिन अब जब से चीन का इन्फ्लुएंस इन ममालिक में शुरू हो गया है, तो ये ममालिक जो हैं इनके पास एक ऑल्टरनेटिव हो गया है, और ये देखते हैं कि अगर भारत हमें ये नहीं देगा तो हम चाइना से ले लेंगे, चाइना अगर ये हमें नहीं देगा तो हम भारत से ले लेंगे। तो ये नैरेटिव जो है अभी डोमिनेंट नैरेटिव है पूरे साउथ एशिया के ममालिक में। यही मुझे आपसे कहना हो सकता है इसकी वजह से इन मुल्कों की तरक्की भी तेज हो जाए। जब ये कंपटीशन होता है बाहर के मुल्कों का, उनकी नजर में तो हम बाहर के ही हैं, जाहिर है। जब उनको उनके पास चॉइस होती है
तो कंपटीशन भी होता है, कारोबार में रेट्स में भी कंपटीशन होता है, और अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने की भी मुख्तलिफ मुल्क कोशिश करते हैं। खासतौर पे छोटे मुल्कों पर जो पड़ोस के बड़े मुल्क हैं उनका असर बहरहाल होता है किसी ना किसी हद तक, और डिपेंडेंसी भी होती है। लेकिन अब इन सारे मुल्कों के सामने सिर्फ भारत ऑप्शन नहीं रहा है, चाइना भी ऑप्शन हो गया है। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने हमें वक्त दिया। हम आपसे फिर आगे भी बात करते रहेंगे साउथ एशियन मुल्कों के बारे में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।